Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of atomic structure. तो बच्चों लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें प्लैंक्स ने क्या बताया था कि सन से अर्थ तक जो लाइट आती है वो पार्टिकल फॉर्म में आती है। उस पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने बोला था एनर्जी के पैकेट्स आते हैं। तो वो एक थ्योरी थी ना, उसी को प्रूफ किसने किया था? आइंस्टाइन ने प्रूफ किया था। तो आइंस्टाइन की थ्योरी का नाम क्या है? यहाँ पर इन्होंने जो प्रूफ किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने को ट्राई करता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा। तो मैं देखो आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एक मेटल ले लिया, ठीक है। आप मेटल कोई भी ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। तो मेटल में बच्चों जब भी कोई लाइट इंसिडेंट कराओगे, देखो यहाँ पर तो लाइट इंसिडेंट कराई मैंने, यहाँ पर लाइट डाल रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर लाइट दोगे तो बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी एटम है, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है। तो एटम से क्या होगा? पहले कोई भी सॉलिड है, मेटल जनरली क्या होता है? सॉलिड होते हैं। उसको हीट करोगे मतलब एनर्जी दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लिक्विड से क्या होगा? गैसियस में जाता है, ठीक है। और एनर्जी दोगे तो क्या होगा? अब गैसियस से आने के बाद क्या होता है? उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यानी एटम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? गैसियस फॉर्म से निकलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एटम दिया हुआ है, इसमें अगर मैंने कुछ एनर्जी दे दी, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने का वेट करो, क्योंकि ये मेन पार्ट किसका है? पीरियोडिक टेबल का है। तो वहां हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे किसी भी एटम में, गैसियस एटम में तुम एनर्जी दोगे तो उससे क्या होगा? अब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है ना। यानी यहां पर क्या होगा? Na+ बन जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी किसी भी एटम में अगर तुम एनर्जी दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। तो बच्चों ये देखो मेटल है, मेटल में भी मैं क्या कर रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। अब मान लो बच्चों इसकी से इलेक्ट्रॉन निकलने की एनर्जी फिक्स होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी क्या फिक्स है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान होता है और ऐड करना भी आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब हर किसी के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं, तो हर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने में एक फिक्स एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी तो हमेशा देनी पड़ेगी आपको, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो एनर्जी आपको हमेशा देनी पड़ेगी, चाहे वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे आप मैग्नीशियम से निकालो, बट दोनों में एनर्जी अलग अलग लगेगी। सोडियम में एनर्जी अलग लगेगी और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना तो अलग एनर्जी लगेगी, ठीक है। यानी हर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने की एक अलग एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी को यहां पे बोला गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। यानी ऐसा भी नहीं होगा कि कितनी भी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, नहीं, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लो सोडियम से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मान लो इसकी आयनेशन एनर्जी मान लो दी हुई है कितनी? सपोज कर लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ये होता नहीं है, मैंने सपोज कर लिया, मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है? देखो मैं वो भी बता देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो नोट कर लेना, ठीक है। तो मान लो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की वैल्यू कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैंने सोडियम को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दूंगा, क्या ये बाहर निकलेगा एटम? नहीं निकलेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तब क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यस, अब निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वही बोला कि मेटल में क्या किया, अगर तुम एनर्जी दोगे, इंसिडेंट कराओगे, अगर उसकी वैल्यू, इसकी थ्रेशोल्ड, इसको बोलते हैं यहां पर थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। बट अगर तुमने जो एनर्जी दी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, यानी अगर मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी
तो क्या होगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक जनरल वैल्यू, नॉर्मल एक ऐसे रैंडम वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो अगर तुम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, तब भी बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सॉरी इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब देखो लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, ये फोटोन है। अभी क्या निकल रहा है यहां से, इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल के निकल रहा साथ में, तो इसको देखो बच्चों बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो ये जो निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एनर्जी इंक्रीज क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट करा रहा हूं। अब देखो बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर दूं। यानी अगर किसी भी मेटल से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है। जैसे सोडियम की थ्रेशोल्ड मैंने कितनी मानी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो अगर तुमने जो इंसिडेंट एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम दिया, ध्यान से देखना, थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, अगर तुमने वैल्यू से कम दी तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू क्या दोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा दोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी सोडियम को तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर तुमने 6 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी दे दी तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो इन्हीं ने, आइंस्टीन ने क्या बताया यहां पर कि जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो इक्वल टू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो देखो यही देखो लिखा हुआ, अभी मैं एक्सपेरिमेंट फॉर्म में भी देखो बताता हूं, पहले देखो ये लिखा गया, मैं बता दे रहा हूं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटोन के साथ, ठीक, फोटोन क्या कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो उसको क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलोगे। क्लियर है। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो मिनिमम मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और उसी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। तो तुम चाहे वर्क फंक्शन बोल दो चाहे तुम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो, दोनों बात यहां पर सेम है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और भी देखो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा देता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूं फिर से, तो पहले जल्दी से आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों देखो अब मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसा कि आपको सेटअप दिख रहा होगा, ये मेटल है, ये वैक्यूम चैम्बर है, ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर किससे कनेक्ट है, एमीटर से, और ये कनेक्ट किससे है, बैटरी से। तो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या किया आइंस्टाइन ने, क्या किया, यहाँ मेटल पे क्या कराई, लाइट इंसिडेंट कराई। तो जैसे इस पे लाइट डाली, ठीक है, उस लाइट की क्या थी, पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी इक्वल टू h इंटू न्यू होता है। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगी। या फिर आप बोल सकते हो इस लाइट की पहले क्या थी, वेवलेंथ ज्यादा थी, तो एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम, यानी इस लाइट की एनर्जी क्या थी, पहले कम थी। तो एनर्जी कम थी तो यहां से क्या हुआ, कुछ भी इन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे स्लाइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो क्या हुआ, तब भी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में देखो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिनिमम थी, धीरे धीरे क्या कर रहे थे, देखो मिनिमम से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, देखो इंक्रीज करती जा रही है।
तब भी यहाँ पे कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 एक टाइम बाद जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आई, है ना, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी बढ़ती के एक टाइम बाद क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ठीक है, तो जैसे उन्होंने मेटल में लाइट डाली इससे क्या लगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल क्या बोलते हैं, फोटोन। और फोटोन जैसे यहाँ पे पड़ा है ना, तो इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग में पड़ा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला क्योंकि इस फोटोन की एनर्जी कम थी। और जैसे उन्होंने एनर्जी बढ़ाई एक लिमिट के बाद क्या हो गया, अब उन्होंने एनर्जी क्या हुआ, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी पहुंची या फिर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंची, वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। तो जैसे उन्होंने क्या किया, और एनर्जी दी, तो एनर्जी और ज्यादा देने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब भी निकले बट काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। अभी डिटेक्टर क्या करेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ध्यान सुनना बात को, कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम थी या फिर जब एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी तब तक कोई भी यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एनर्जी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होगी तब तक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इससे ये पता चला कि क्यों नहीं निकल रहा है। ध्यान सुनो, पहले क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे देखो, इसकी मान लीजिए चलो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है ना, तो इससे प्रूफ हुआ कि इसका पार्टिकल नेचर कैसे होता है। ध्यान से देखना, यानी एक फोटॉन जो है वो एक साथ नहीं गिर रहे, फोटॉन हमेशा एक एक करके गिर रहा है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था क्योंकि एक फोटॉन के पास एनर्जी कम थी और एक एक करके फोटॉन गिर रहे थे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या किया, एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट किया। एक लिमिट जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी आई, वैसे क्या हुआ, अब जो एनर्जी वाले फोटॉन आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे थे, है ना। तो उस निकालने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी इससे प्रूफ हुआ कि यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर नहीं होता है। समझो बात को, एक फोटोन अगर इंसिडेंट, जो भी फोटोन यहां से आ रहा है, अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वो नंबर में गिर रहा है, एक एक करके गिर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, 10-12 फोटोन एक साथ गिरते तो भले निकल जाता, बट यहां पे नहीं निकल रहा, इसका मतलब सारे एक साथ नहीं गिर रहा है, वो एक एक करके गिर रहा है, इसलिए नहीं निकाल पा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। अगर आपको ये पॉइंट नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन तब जब उसकी एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी ने दी तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। अगर उससे ज्यादा दे दी तो बाकी की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और डिटेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, डिटेक्ट कर देगा। तो यहां से क्या आया कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ बच्चों, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैं देखो यहाँ पे इस पार्ट को रफ करके बता देता हूं, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो बच्चों आएगा इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। और इंसिडेंट एनर्जी को ये भी लिख सकते हो, hc बाई लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, hc बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। या फिर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिख सकते हो, h म्यू इक्वल टू क्या होगा, h म्यू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, इसको तुम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। और बच्चों देखो, इस वाले को थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, तो लिख लेना। वैसे मैं पहले लिख चुका हूं, वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो इसको, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें समझ में आ रही सारी चीजें तो। अब देखो बच्चों, ये थ्रेशोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर मैंने पूछा बता बच्चों लैम्डा ये है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से आप लोग बच्चों इस पार्ट को नोट करिए, फिर मैं इसके आगे के पार्ट डिस्कस करता हूं।
तो बच्चों देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, उसी को हम लोग अब थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला फॉर्म क्या था, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। उसने ये बता रहे हैं कि जैसे लाइट सरफेस पे पड़ रही थी, अगर उस लाइट में जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है तो जैसे स्ट्राइक करेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। जैसे लाइट पड़ेगी वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग द लाइट बीम एंड द इजेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर है बात आप लोगों को? चलो ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं और भी पॉइंट लिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो बचे हुए पॉइंट है वो मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूं। तो हम लोग पढ़ तो पहले ही चुके हैं, उसको बस थ्योरी फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। जैसे कि बच्चों देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी मेटल हो, ठीक है ना, अगर तुमने जो फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट एनर्जी दी है अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। एट ए फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। तब क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। ये बात समझ में आई? यानी यही बोलना चाह रहे हैं कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने बोला कि अगर इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, बट अगर इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर उससे ज्यादा होगी तो बाकी की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मैं बताता हूं, अगर मान लो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर तुमने इंसिडेंट एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। अगर तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा वैल्यू दी तब ऑब्जर्व होगा। तो मैंने मान लो इसको एनर्जी दे दी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो जैसे तुम इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे और ये क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने एक्स्ट्रा दे दिया ना, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों इस सब की वजह से ये प्रूफ हो गया। देखो मैं बताता हूँ लिखा क्या है, ऑल द अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में यह माना गया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, वेव नेचर नहीं होता है। क्या होता है, वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को नोट कर लीजिए। मैं रफ कर दूं? तो बच्चों देखो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे क्या प्रूफ हुआ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे क्या प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ड्यूअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, यानी वेव नेचर के साथ साथ क्या होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर कौन एक्सप्लेन करता है, ये दोनों, और ये दोनों क्या होते हैं डिटेल में फिजिक्स का वेट करो वहां डिस्कस होगा, ठीक है। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कौन करता है, ये 2 फॉर्म, ये भी डिस्कस हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों ग्राफ बनाता हूं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो जैसे कि लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन का ग्राफ बनाना है आपको। तो बच्चों देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने डिस्कस किया था कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। चलो ठीक है, अब इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो तो क्या होगा, ये होगा एच म्यू इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, यानी एच म्यू माइनस क्या होगा, एच म्यू थ्रेशोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ग्राफ क्या बनाना है, ये वर्सेस ये ग्राफ बनाना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होगी, ये फ्रीक्वेंसी है फोटॉन्स की, तो अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच म्यू थ्रेशोल्ड होगी, मतलब वो वैल्यू कहां होगी, यहां पर कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये वैल्यू कब होगी, क्या होगी, माइनस एच म्यू थ्रेशोल्ड हो जाएगी। क्लियर है। अब जैसे से वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये तो कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब ये तो ग्राफ कैसा जाएगा, देखो ग्राफ देखो ध्यान से देखो कैसा आएगा, देखो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वैल्यू पे क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो होगी, मतलब दोनों बराबर होंगे, एच एच कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो मैंने निगेटिव पार्ट को मैं नहीं दिखा रहा हूं, उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, तो ग्राफ क्या होगा इसका ग्राफ ये बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो आप लोग, इसको नोट हो गया ना, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो चौकर एक ग्राफ ये बन गया है, अब देखो सेकंड नंबर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो सेकंड ग्राफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बच्चों देखो इंटेंसिटी और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटेंसिटी निकली तो एनर्जी से ही है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे, एनर्जी तो आपको पता ही क्या होती है, एनर्जी को लोग एच इंटू न्यू से निकालते हैं, एच सी बाई लैम्डा से निकालते हैं। बट इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो वही बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो बच्चों देखो यहां पर इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, अब एक अगर तुमने नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पर इंटेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो अगर तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तो क्या उससे फोटॉन्स की एनर्जी चेंज हो जाएगी, नहीं। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। अब जब एनर्जी देखो थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये तो मेटल पे डिपेंड करता है। अब इंसिडेंट एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या बताओ काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से भी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। समझो, ये एनर्जी चेंज कब होगी, जब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या इंसिडेंट वेवलेंथ चेंज करोगे तब चेंज होगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने से एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। तो जल्दी से आप ये वाला ग्राफ भी प्लॉट कर लो। ठीक है, तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द प्लेटिनम सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ इतने नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट, वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो वर्क फंक्शन दिया, वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है आपको। ठीक है, तो बच्चों देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी दी हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू देखो बच्चों क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल दिया हुआ है। क्लियर है आप लोगों को, चलो फिर तो अच्छी बात है। अब बच्चों उन्होंने पढ़ा हुआ था कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, यही होता है ना। चलो फिर ठीक है, अब देखो जो इंसिडेंट एनर्जी कितनी है,
यहाँ पर व्हेन रेडिएशन ऑफ इतने नैनोमीटर फॉल, यहाँ पर देखो इंसिडेंट एनर्जी क्या है, ये देखो इतने नैनोमीटर, मतलब उस एनर्जी में क्या होगा, उस वेव की वेवलेंथ दी हुई है आपको यहाँ पर। तो इतने नैनोमीटर क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, hc/λ होगा इक्वल टू एट थ्रेशोल्ड होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, रखो 6.626 होता है, ठीक है, इंटू 10 की पावर -34 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू देखो यहाँ पर मीटर में रखना है तुम्हें, तो नैनोमीटर दिया हुआ है, इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तब ये वैल्यू जूल में आ जाएगी। अब इसको भी जूल में रखना था, देखो जूल मैंने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया। 5 इंटू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगी हाफ mv²। तो यहाँ क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से देखो बच्चों m की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब m मतलब क्या हो गया, मास तुम्हें रखना है। तो इसका मास प्लेटिनम के मास का आपको पता है, उठा के यहाँ रख दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और बच्चों देखो मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे जो मास रखोगे, मास किस में रखोगे, केजी में रखना है आपको, ठीक है। तो प्लेटिनम के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, जो भी उसका रखना है, देखो नंबर मुझे भी नहीं याद है, प्लेटिनम का मास मान लो x होता है, तो x AMU होगा, तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर केजी में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे जो रखोगे किस में रखोगे, केजी में रखोगे, ठीक है। तो AMU को केजी में कन्वर्ट कर लेना। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने थ्योरी फॉर्म में पढ़ा हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर क्वेश्चन, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बोला द आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम। तो कोई भी मॉलिक्यूल एटम में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही लिखा था, आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। तो इतने एंगस्ट्रॉम लैम्डा की आपको क्या दी गई है, इसको लाइट दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है। इफ 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई 1 मॉलिक्यूल, यानी I2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से एटम कब कन्वर्ट होगा, जब उसको एनर्जी दी जाएगी। और एनर्जी किसके टर्म में दी जा रही है, क्वांटम के टर्म में दी जा रही है। तो बोला कि एक I2 मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए एक ही क्वांटा लगेगा, और एक क्वांटा का वेवलेंथ गिवन है, तो आप इस क्वांटा की एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बोला कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब यहां पे देखो गिवन है, क्या गिवन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2, यानी इतने किलो जूल पर मोल। यानी I2 का अगर तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 मोल I2 का, 1 मोल I2 मॉलिक्यूल का अगर तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, 240 किलो जूल। तो इसका देखो समझो, इसका मतलब क्या होता है, किलो जूल पर मोल मतलब होता है कि 1 मोल, अब I2 क्या मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मोल I2 मॉलिक्यूल, ठीक है, को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 240 किलो जूल। तो किलो जूल पर मोल मतलब समझ में आया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है। तो 1 मोल I2 का अगर तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है, तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो बताओ बच्चों, 1 मोल में इतनी देनी पड़ेगी। तो बताओ बच्चों कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ I2 का बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 240 डिवाइड बाई Na हो जाएगा, है ना, इतने किलो जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यानी इसी वैल्यू को देखो मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखा हुआ 240, अब मैं Na की वैल्यू रख देता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया, है ना, और इंटू किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर 3, इतने जूल। यानी एक मॉलिक्यूल अगर I2 का तुम्हें ब्रेक करना है, तो तुम्हें मिनिमम इतनी एनर्जी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। चलो फिर ठीक है, नहीं ये जो वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी की मैं वैल्यू लिख देता हूं, कितनी आई है
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू आई है तुम्हारी है 240 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जूल आ गई है। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, किसी को कोई डाउट है ही नहीं यहाँ तक। अब देखो इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, बोला इतनी वेवलेंथ की एनर्जी क्वांटा दिया जा रहा है, तो क्वांटा की वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, hc बाई लैम्डा से। ये हो गई थ्रेशोल्ड वैल्यू प्लस क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें इतनी एनर्जी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है 240 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। तो ये वैल्यू मैंने जूल में ली है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो भी जूल में आएगी। अब यहाँ पे भी आपको जूल में रखना पड़ेगा, तो इसको जूल में रखने के लिए h की वैल्यू किस में लोगे, जूल सेकेंड में। क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और c की वैल्यू लोगे मीटर पर सेकेंड में, ये हो गया। और लैम्डा की वैल्यू मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 10 की पावर -10। तो बच्चों इस वैल्यू को क्या करोगे आप लोग, सॉल्व कर लोगे, और जैसे सॉल्व करोगे इस वैल्यू को तो वहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। वो भी किस में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में रख दोगे, जूल में रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताना कैलकुलेट करके, कमेंट करके कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। तो देखो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों देखो ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था एक्सपेरिमेंट, ध्यान करो। तो यहां पे क्या था, बैटरी में माइनस चार्ज था और ये बैटरी का क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, है ना। अब देखो ये मेटल था, ये डिटेक्टर है, ये एमीटर से जुड़ा हुआ, ये बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात है आप लोगों को। और ये वैक्यूम चैम्बर है। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहां से हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाएंगे। अगर मान लो इस लाइट की जो एनर्जी हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं, इंसिडेंट का दे रहे हैं, मेटल पे जो गिर रही है, अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू, मेटल की कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, अगर उससे कम है तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी के जस्ट बराबर है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन जस्ट वो निकलेगा, ठीक है ना। अगर इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ी ज्यादा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब बच्चों बताओ, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होगी, करंट फ्लो करेगी, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो इतना डिस्कस किया था। अब मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। मैंने चेंज क्या किया, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, बैटरी का साइन चेंज कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, है ना। और ये वेरिएबल है, तो यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, देखो यहां पे मैंने साइन चेंज कर दिया। जैसे साइन चेंज करोगे, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, सुन ध्यान से, मैं एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा दे रहा हूं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो, और काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। लेकिन अब जैसे जा रहा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसे मैं क्या करूंगा, उसको वोल्टेज बढ़ाता रहूंगा। यहां पे वेरिएबल है, तो प्लस वाला इधर कनेक्टेड है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्लस वाला पार्ट इस डायरेक्शन में, तो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नहीं अपनी ओर खींचेगा। यानी सपोज करो कोई चीज आगे जा रही है और उसको मैं धीरे धीरे खींचने लगा, तो क्या होगी, फिर वो आगे जितनी तेज पहले जा रही थी, अब मैं खींचूंगा तो थोड़ा धीरे धीरे जाएगी, तो आगे, लेकिन धीरे धीरे जाएगी। मैंने खींचने की पावर में बढ़ाता जाऊंगा तो और स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। मैंने और खींचने की पावर बढ़ा दी तो स्लो होते हुए एक टाइम बाद क्या होगी, रुक जाएगी। और जिस वोल्टेज पे रुकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो बच्चों देखो, यानी यहां पर जिस वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो करंट रुक जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं उस वोल्टेज को,
या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसमें देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इंसिडेंट एनर्जी क्या होगी, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही तब होगा जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा यहां पर, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी को देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज इंटू क्या लिखते हैं, वोल्टेज लिखते हैं। ठीक है, अब ये V नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बताओ एनर्जी कैसे निकालोगे? अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दी है, तो अगर तुम्हें लैम्डा दिया है तो hc बाय लैम्डा लगा दो, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो क्या लगाओगे, सिंपल है h इंटू न्यू लगा दो। तो h इंटू न्यू इक्वल टू क्या होगा, h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड हो जाएगा, प्लस चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E हो गया, इंटू वोल्टेज क्या हो गया, V नॉट हो गया। यानी स्टॉपिंग वोल्टेज इक्वल टू क्या आएगा, h न्यू माइनस h न्यू थ्रेशोल्ड डिवाइड बाई E। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लिख लो आप लोग, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज और ये दोनों क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट को नोट करिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। नोट हो गया आप लोगों का? चलो फिर तो अच्छी बात है। तो मैं तो अब कर दूं इस पार्ट को। तो वही देखो लिखा हुआ है बिकम्स जीरो, क्या जीरो, इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, उस वोल्टेज को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो बच्चों देखो, अभी मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज के बारे में आपको बताया, तो मैंने ये वाला फॉर्मूले के बारे में बताया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया, h से डिवाइड कर दो। तो h से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू इक्वल टू म्यू थ्रेशोल्ड बचेगा, प्लस E बाई एच इंटू वी नॉट बचेगा। ठीक है, अब आपसे ऐसा भी ग्राफ पूछ लेगा कि बताओ बच्चों, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ कैसा होगा। तो देखो बच्चों कैसे ग्राफ होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। जब देखो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो ये मैंने वैल्यू ले ली, कौन सी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे ये वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब ये ग्राफ देखो कैसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में सही से लिख देता हूं। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ग्राफ हो गया। आपसे पूछेगा स्लोप कितना होगा, तो ये देखो क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका E बाई एच हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ।